हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, के बी एस, एन वी एस, बी एड या फिर डी एल एड के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज, एज यूजुअल हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जिसके थ्रू आप अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सके जो इन कॉन्सेप्ट से लिंक करते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, यानी कि आपका जो ह्यूमन पर्सनालिटी है वो किसका रिजल्ट होता है एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर 1 है आपका अनुवांशिकता और पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी है आपका शिक्षा और पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुवांशिकता और शिक्षा। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है अनुवांशिकता और पर्यावरण। गाइस, जब हमने पढ़ा था डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने वहाँ पर देखा था कि आनुवंशिकता डिपेंड कर जो आपका फिजिकल पर्सनालिटी है, यानी कि हाइट, आपकी जो वॉइस है उसका पिच और आपका जो हेजिटेशन वगैरह है वो आपको आनुवंशिकता द्वारा या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की तरह मिलता है। पर पर्यावरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर कितना भी बुरा व्यक्ति जिसका आनुवंशिकता यानी कि किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, या फिर हो सकता है कि किसी बच्चे के पेरेंट डाकू हो या फिर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो, पर अगर उसी बच्चे को अच्छे पर्यावरण में रखा जाता है तो बच्चा कहीं ज़्यादा बेटर निकलता है अपने पेरेंटल कंडीशन से या अपने पेरेंट्स से। तो ये जो कंडीशन है गाइज वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है किसी भी व्यक्ति का, वो आनुवांशिक कारण और पर्यावरण कारक दोनों डिपेंड करता है कि किस तरीके की पर्सनालिटी उसकी निकल कर आती है। आनुवांशिक कैरेक्टर्स को हाइट, पिच या जो वॉइस की पिच है उसे हम कई हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, वॉल्यूम कम या तेज हो सकता है, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं जैसे हाइट वगैरह इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा। पर पर्यावरण के थ्रू आप अपने इंटरनल जो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे अग्रेसिवनेस हुआ, आपका नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, तो जो चीज़ें होती हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका नेचर होगा। तो जो एक्यूरेट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। शिक्षा और पर्यावरण गाइस, तो शिक्षा भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन आनुवांशिकता जो होती है आपके फिजिकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। और यहाँ विकास की बात की जा रही है, तो विकास मीन्स आपका एक्सटर्नल आउटपुट फिट और इंटरनल, यानी कि आपका जो बाहरी आवरण है या बाहरी जो आपकी बनावट है वो इंटरनल बनावट यानी कि आंतरिक बनावट, दोनों के बारे में बात की जा रही है। क्योंकि विकास मीन्स होता है कि आपका फिजिकल और मेंटल और इमोशनल सारे डेवलपमेंट की अब बात करी जा रही है। तो सिर्फ शिक्षा और पर्यावरण जो है पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। से थर्ड है आपका अनुवांशिकता और शिक्षा। तो गाइस, शिक्षा और अनुवांशिकता मिलकर, शिक्षा मीन्स व्हाट, आपने जो 6 या 7 घंटे जो स्कूल आवर्स आपने दिए वही तो शिक्षा हुई ना। तो 6 घंटे में बच्चा वो सब नहीं सीख सकता जो उसके घर का एनवायरनमेंट होता है। तो बात वही है कि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छात्र के प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि जब बच्चा प्राइमरी स्टेज पे होता है तो टीचिंग के अंडर आने वाली जो उसके अंदर डिफिकल्टीज है उनको दूर करने के लिए आप एज अ टीचर क्या प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, अक्षम शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री। ऑप्शन नंबर सी है आपका, कहानी कहने की विधि। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, आसान और रुचिकर पाठ्य पुस्तक। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका अक्षम यानी कि जो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं या जो स्लो लर्नर्स होते हैं या जो ऐसे होते हैं जिन्हें डिसलेक्सिया होता है या डिसकैलकुलिया होता है, ऐसे टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अनुकूल शिक्षण विधियों की एक किस्म वहाँ पे लगानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्षम छात्र है यानी कि वो दृष्टि बाधित है, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए कि या तो उस बच्चे को ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल पास यानी कि फर्स्ट बेंच पे बैठाए, या फिर कोई स्मार्ट बोर्ड लेकर आए जिसके थ्रू बच्चा देख सके इजीली। ठीक है ना। अगर बच्चा प्रॉपरली सुन नहीं सकता तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा लाउड वॉइस में बोले ताकि जो आवाज़ है वो लास्ट बेंच तक पहुँचे। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अक्षम शिक्षार्थियों के साथ वो किस तरीके से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले वे मैथड के थ्रू भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन विधि के द्वारा भी हो सकता है। तो कई सारी विधियाँ हैं जिसके थ्रू एक टीचर क्लास के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करता है कि जो अक्षम शिक्षार्थी हैं वो उनके यहाँ तक भी लर्निंग इजीली हो सके।
सेकेंड है आपका महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री। तो अगर गाइज महंगी और चमकदार जो आपकी टीचिंग लर्निंग जो टीचिंग मटेरियल है, अगर वो या लर्निंग मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगी और चमकदार हुई, तो इससे आपके लर्निंग रेट का कोई फ़ायदा नहीं होता। चीज़ें चमकदार और चमकदार होने के बावजूद भी अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और टीचर ने वहाँ पे एक्यूरेट लर्निंग जो टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लर्निंग के ऊपर। कहानी कहने की विधि, तो प्राथमिक विधि में जब भी कहानी कहने की बात आती है तो सबसे एक्यूरेट माना जाता है प्राथमिक स्तर पर कहानी कहने की विधि। पर यहाँ पे शिक्षण की जो गति है या जो शिक्षण की कठिनाइयों की बात करी जा रही है गाइस, तो कठिनाइयाँ, ये जो कठिनाइयों से अगर दूर हटकर बात करी जाए एक नॉर्मल क्लासरूम में, तो जो कहानी कहने की जो विधि है वो एक्यूरेट होती है। पर जब शिक्षण की कठिनाइयों की बात करी जा रही है तो वहाँ पे टीचिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू ही उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। आसान और रुचिकर पाठ्य पुस्तक, तो गाइज ये तो जो बुक अवेलेबल है उसी में से ही टीचर को मैनेज करना होता है। और टीचर कुड नॉट मॉडिफाई द कंटेंट विद इन द बुक, तो वहाँ पर अगर टीचर अपने हिसाब से अगर कंटेंट चेंज नहीं कर सकता, तो बुक को रुचिकर बनाने की बजाय वो अपनी स्ट्रैटेजी और टीचिंग मेथड को ज़्यादा रुचिकर बनाए, ये उसके अंडर हो सकता है। क्योंकि एक टीचर बुक को मॉडिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपनी टीचिंग स्किल को मॉडिफाई ज़रूर कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिपक्वता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी की बात करी जा रही है, परिपक्वता की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका मनोभाव का विकास। ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुक्रम की एकरूपता। ऑप्शन नंबर सी है आपका व्यवहार की बढ़ती विशिष्टता। और ऑप्शन नंबर डी है आपका दर की एकरूपता। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है मनोभाव का विकास। तो गाइज परिपक्वता मीन्स व्हाट? जब भी परिपक्वता की बात की जा रही है गाइज, तो परिपक्वता कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, परिपक्वता के कई सारे पक्ष होते हैं, जिनमें होता है मानसिक पक्ष, दूसरा होता है शारीरिक, तीसरा होता है दैहिक, चौथा होता है वृद्धि या बुद्धि जिसे कह सकते हैं, और पांचवा जो होता है तो गाइज ये जो हमने यहाँ पे 4 या 5 जितनी भी थी, चारों की हमने बात करी परिपक्वता की, यानी कि मेच्योरिटी की, यानी कि फिजिकल, मेंटल और इंटेलिजेंस जो होता है वो सारी, और इमोशनल, तो जो पांचवा था आपका कंपोनेंट वो था इमोशनल। तो इन सारी चीज़ों का अगर मिला के देखा जाए तो मैच्योरिटी जो होती है उसके कई सारी रेट होती हैं, ठीक है, अलग अलग रेट्स होती हैं, अलग अलग एकरूपता होती है, अलग अलग अनुक्रम होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मैच्योरिटी जो होती है वो बहुत हद तक जो परिपक्वता की विशेषता है वो मनोभाव के विकास से दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जो जिसका कि परिपक्वता से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो वो है आपका मनोभाव का विकास। अच्छा, अनुक्रम की एकरूपता अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपकी मैच्योरिटी होती है यानी कि परिपक्वता होती है उसका अपना अनुक्रम होता है, दर होती है, गति होती है और एकरूपता होती है। तो अनुक्रम तो वैसे ही बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा, व्यवहार की बढ़ती विशिष्टता। तो जैसे जैसे परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आती है, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके व्यवहार में एक विशिष्टता आती है। जब बच्चा छोटा होता है तो टॉय के साथ खेलता है, उसे ये नहीं पता होता है कि टॉय को चबाना है, रखना है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो रियलाइज़ करता है कि हाँ ये जो 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 मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है वो हमारे लिए खाने योग्य नहीं है, ठीक। फिर वो सोचता है कि खिलौनों को हम रखें जिसके थ्रू खिलौने ज़्यादा सुंदर लगे और हमारे रूम की जो है ब्यूटी को बढ़ाएं। तो ये जो चीज़ें हैं व्यवहार में तब आती हैं जब बच्चा मैच्योर होता है। अच्छा, दर की एकरूपता, तो ये भी एक फैक्टर होता है। इसलिए सारे फैक्टर्स यानी कि अनुक्रम और व्यवहार की विशिष्टता और दर की एकरूपता, ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसके? मैच्योरिटी के। लेकिन मनोभाव का विकास ये कोई फैक्टर नहीं होता, इसलिए आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका इंग्लिश पेडागोजी का क्वेश्चन है और अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो CDP के थे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो इंग्लिश के क्वेश्चन पे आते हैं, टू असेस लिसनिंग स्किल the teacher has framed an activity, what can the assessment be based on? यानी कि किसी एक बच्चे की जो लिसनिंग स्किल है उसको असेस करने के लिए एक टीचर एक एक्टिविटी फ्रेम करता है, तो किस टाइप का असेसमेंट बेस्ड होना चाहिए वो एक्टिविटी? पहला है आपका स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ विजुअल, दूसरा है वॉचिंग अ शॉर्ट फिल्म एंड रिव्यूइंग, तीसरा है आपका कंप्लीटिंग अ टैबुलेशन बेस्ड ऑन अ ऑडियो रिकॉर्डिंग, और थर्ड जो लास्ट है आपका वो है रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड।
तो यहाँ पे का इस बात करी जा रही है कि कोई भी टीचर अगर लिसनिंग स्किल को असेस करना चाहता है और वो कोई एक्टिविटी फ्रेम करता है यानी कि एक्टिविटी बनाता है, तो उस एक्टिविटी जो जो है वो किस तरीके से कौन से असेसमेंट पे बेस होनी चाहिए। तो गाइस अगर लिसनिंग की बात करी जा रही है तो लिसनिंग जो है आपका अफेक्टिव तभी होता है जब बच्चा वहाँ पे फुल कॉन्सेंट्रेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास में कोई टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चा वहाँ पे अगर अटेंटिव होकर सुनता नहीं है, तो टीचिंग जो है टीचर का वो 100% बच्चे तक ट्रांसफ़र नहीं होता। इन दैट केस listening needs 100%, not 100% but 80% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो वहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी भी लैग करता है स्टूडेंट, तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जो भी 100% ट्रांसफ़र होनी चाहिए लर्निंग की, ठीक है ना। तो जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है कंप्लीटिंग अ टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। गाइज ऐसा इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि बच्चे ने जो भी कुछ सुना, ठीक है, ऑडियो के रूप में, तो कंप्लीटिंग जो टेबल के फॉर्म में कंप्लीट करना होता है जब भी बच्चे को, तो वो पूरे तरीके से जो बेस्ड होता है लिसनिंग पावर के ऊपर, ठीक है ना। जैसे आपके सामने बच्चे के सामने कुछ इस टाइप का दे दिया गया टेबल, ठीक है, तो बच्चे ने जो सुना, बच्चा की जब लिसनिंग पावर अच्छी होगी तो ही ये सारे इन टेबल्स को भर पाएगा कि हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, यहाँ पे नाउन क्या है, ठीक। तो बच्चा जब सेंटेंस सुनता है तो ठीक है, यहाँ पे जो पॉजेसिव केस क्या है, तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब बच्चे की लिसनिंग पावर अच्छी है और बच्चा कॉन्सेंट्रेट करके सुनता है। तो पूरा यहाँ जो जो आप देखेंगे, जो सेंटर है, जो पॉइंट ऑफ सेंटर है, वो लिसनिंग का ही है, कॉन्सेंट्रेशन का ही है। और ये तब पॉसिबल हो पाता है असेसमेंट। यहाँ पे असेसमेंट फ्रूटफुल तभी हो पाएगा जब एक टीचर टेबुलेशन पे बेस्ड एक उस बच्चे को एक्टिविटी देता है जो उसकी रिकॉर्डिंग पे, जो उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी उस पर बेस्ड होता है, ठीक। अच्छा, ये जो अदर एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स उन्हें भी देख लेते हैं। सॉरी, पहला ऑप्शन है आपका स्टूडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ विजुअल। स्टूडेंट ने इंटरप्रेट किया तो वो अपने वर्ड्स में उस चीज़ को बताएगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि टीचर किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चा तो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा, ठीक। और क्या बच्चा बोलता है इस पर डिपेंड नहीं करता, उसको जो इजी लगेगा वो बोल देगा और टफ वाला सेक्शन नहीं बोल पाएगा, जो उसने नहीं देखा वो नहीं बोलेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ भी यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट है वॉचिंग अ शॉर्ट फिल्म एंड रिव्यूइंग। बच्चे ने एक शॉर्ट फिल्म देखी और उसको रिव्यू किया, तो यहाँ पे बच्चे का असेसमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि बच्चे ने देखा और एंजॉय करा। यहाँ पे बच्चे ने जो इंटरेक्शन है वो हुई नहीं बच्चे की टीचर के साथ में, तो यहाँ भी ये पूरा गलत हो जाता है। लास्ट है रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड। तो लिसनिंग के बाद अगर किसी टेक्स्ट को लाउडली पढ़ लेते हैं, तो इससे ये नहीं होता गाइज कि आपने कितना पढ़ा है और जो बच्चा है उसने कितना पढ़ा और कितना लर्निंग उस तक ट्रांसफ़र हुई है। तभी होता है जब बच्चे को एक इंटरेक्शन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन और इन द फॉर्म ऑफ ओरल टेस्टिंग, ठीक है ना। अगला है आपका कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर। तो गाइज सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कॉग्निटिव कोड अप्रोच होता क्या है, क्योंकि ये बहुत नया टर्म है बहुत सारे बच्चों के लिए और आपने हार्डली कहीं पे सुना होगा। तो कॉग्निटिव कोड लर्निंग एक अल्टरनेटिव होता है किसका, ऑडियो लिंगुअल मेथड का। जब भी हम ऑडियो लिंगुअल मेथड, आपको पता होगा कि किसी चीज़ को सुनकर अपनी भाषा में बोलना, ठीक। तो इस मेथड का जो आपका अल्टरनेटिव है वो है कॉग्निटिव कोच अप्रोच, ठीक। और इस अप्रोच में क्या होता है गाइस कि बच्चा, ये जो आपका अप्रोच है वो पूरे तरीके से ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं या ग्रामर के रूल्स हैं उनको फॉलो करता है और उनका जो सेंटर होता है यही होता है टीचिंग और जो लर्निंग जो लैंग्वेजेस है उनका। यानी कोई भी टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है लैंग्वेज का, उसका जो सेंटर होता है ग्रामर होता है। और ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक इम्पॉर्टेंट पक्ष होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये जो आपका है कॉग्निटिव कोड अप्रोच, ये आपका ग्रामर रूल्स पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है वो है ग्रामर रूल्स। बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से देखिएगा गाइस, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है पूरी ज़्यादा संभावना है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आए। वोकैब से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता क्योंकि वोकैब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है और यहाँ पर क्या देखा जाता है ग्रामेटिकल रूल्स का। स्पेलिंग का भी इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पॉइंटेड आउट दैट पियाजे अंडर एस्टिमेट्स द पावर ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा
कि आपको पता होगा कि जब पियाजे की जो थ्योरी आई थी कॉग्निटिव लर्निंग की, तो कई सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था उनकी थ्योरी को। ऑलमोस्ट जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे अ, उनकी थ्योरी जब उन्होंने प्रेजेंट करी थी तो कई सारे पक्ष थे, क्योंकि जब एक साइकोलॉजिस्ट अपनी थ्योरी बनाते हैं तो उनकी थ्योरी बनाने के बाद वो अपना पक्ष रखते हैं 3-4 पक्ष पर, और भी पक्ष है जो वो नहीं देख पाते, जो दूसरे लोग देख पाते हैं, तो वहीं पर आलोचना स्टार्ट हो जाती है। तो एक ऐसे आपको बताना है उस साइकोलॉजिस्ट का नाम जिसने ये कहा, जिनका मानना ये था कि पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया है पावर ऑफ सोशल इंटरैक्शन को। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि सोशल इंटरैक्शन टर्म जुड़ा किसके साथ में है। तो आपको पता होगा कि वाइगॉत्स्की एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनके साथ जो टर्म है सोशल इंटरैक्शन, ये हमेशा जुड़ा रहता है। क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट का जब कॉन्सेप्ट वाइगॉत्स्की ने प्रेजेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज किसी भी बच्चे का तभी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है जब बच्चा सोशली इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ऐसा है जिसको उसके पेरेंट्स सिर्फ घर में रखते हैं 1 से 5 साल तक, और दूसरा बच्चा ऐसा जिसे उसके पेरेंट्स मार्केट में लेके जाते हैं, बाहर तक घुमाने लेके जाते हैं, टहलाने, और वो समाज से मिलता है। तो वो बच्चा 1 से 5 साल तक का जो बाहर घूमता है उसकी लैंग्वेज कहीं ज़्यादा बेटर होगी बजाय उसके जो घर में ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिसके साथ में उसका इंटरेक्शन होता है, ठीक। और बच्चा जब लैंग्वेज के एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोर करता है खुद को, तो वहाँ पे कई सारे नए टर्म्स सुनता है, नई सारे किस तरीके से उन चीज़ों को बोला जाता है, तो उन्हीं चीज़ों को जब वो उन्हीं चीज़ों का अनुकरण करता है, रिपीट करता है, तो उसकी लैंग्वेज और भी ज़्यादा बेटर होती है। तो ये मानना था वाइगॉत्स्की का, और ये ज़्यादा ऑथेंटिक भी था, जबकि पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन टर्म को कहीं मेंशन ही नहीं किया। तो यहाँ पे वाइगॉत्स्की थे जिन्होंने यहाँ पे आलोचना की थी पियाजे की थ्योरी की, क्योंकि इनकी थ्योरी के अंदर सोशल इंटरेक्शन टर्म दिया ही नहीं गया था। चॉम्स्की था, नॉम चॉम्स्की का है, तो उन्होंने कहा था बच्चे का खुद का एक लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस होता है जिसको उन्होंने लैड का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि हर बच्चा अपनी गति से चीज़ों को सीखता है, और स्किनर का इनका लैंग्वेज के डेवलपमेंट से इनकी लर्निंग थ्योरी थी, और यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करी ही नहीं थी उन्होंने, तो ये चीज़ वैसे ही यहाँ से हट जाती है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो आपका वाइगॉत्स्की है। अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, ये हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे मिलाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। यानी कि किसी भी जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी भी पोएम को पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ एनीथिंग, अगर आप पैरा को पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ को पढ़ते समय अर्थ की जो गहनता है उसको समझने के लिए कौन सी पद्धति बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सस्वर पाठन या पाठ, बी है आपका मौन पठन, और सी है आपका द्रुत पठन, और डी है आपका धीमी पठन। अब एक एक करके देखते हैं कि गाइस ये है क्या चीज़। जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको टाइम चाहिए होता है, आपके ब्रेन को टाइम चाहिए होता है उस चीज़ को समझकर अपने माइंड में फिट करने के लिए, ठीक है। तो सस्वर पाठन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लाउडली पढ़ना, एक एक वर्ड को। तो ये चीज़ यहीं पे चली जाती है क्योंकि आपका माइंड टोटली फोकस करता है चीज़ को, जो आपकी वॉइस है उसको लाउड बनाने में। तो यहाँ पे आपका ध्यान वैसे आधा बढ़ गया। मौन पठन में क्या होता है कि जो चाइल्ड है या जो बच्चा है वो शांत होकर चीज़ों को पढ़ता है, और वो चीज़ शांत जो होता है माइंड उसका, उसे मौका देता है चीज़ों को समझने में। तो ये यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। द्रुत वाचन मीन्स होता है कि टीचर पढ़ता है वहाँ पर उन आइडियल सेंटेंसेस हैं उनको, और वहाँ पे रिपीट करता है, ठीक। तो आपका द्रुत पठन हुआ। धीमी गति से पढ़ना, तो गाइस बच्चा धीमी गति से पढ़ता है, समझता है, वो दोनों चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर सिर्फ अर्थ समझने की बात होती तो धीमा पठन इज द एक्यूरेट आंसर, पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गहन अर्थ समझना, तो गहन अर्थ आप तभी समझेंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे, और ये तभी हो पाएगा जब आप मौन पठन करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है जो आपका, वो है मौन पठन। कई लोग को यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी होगी कि धीमा पठन होना चाहिए। तो गाइस धीमा पठन तब होगा, धीमा पठन मीन्स क्या, आपने रेट स्लोअर किया ना, पर आप उसको मुंह से बोल के तो तब भी पढ़ते हो ना, तो माइंड आपका वहीं से डाइवर्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन मौन पठन में क्या होता है, बच्चा शांत रहता है, और जो जो माइंड उसका वॉइस को, जो आप उसे बोलने में एनर्जी वेस्ट करता था या अपना ध्यान भटकाता था माइंड, अब वो उसका माइंड जो है वो उसका अर्थ समझने में लग रहा है। तो ये जो आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है मौन पठन।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी होता है। यानी कि जब एक टीचर एक 1 to 5 क्लास के बच्चे का जब भाषा का आकलन करता है तो क्या चीज़ सबसे कम उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका चित्र देखकर कहानी या कविता लिखना। ऑप्शन नंबर बी है आपका पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। और ऑप्शन नंबर सी है आपका किसी घटना का वर्णन करना। और ऑप्शन नंबर डी है आपका नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। तो गाइज यहाँ पे जो लेस इफेक्टिव है, जो आपके लैंग्वेज को जज करता है एज अ टीचर 1 to 5 क्लास के बच्चों का जब आप असेसमेंट करते हैं या फिर उनके लैंग्वेज के से एसोसिएट करते हैं उसकी डेवलपमेंट को, तो यहाँ पर आप एक चीज़ पाएंगे कि जब भी बच्चों को आपने कहानी की तरह कोई लेसन बता दिया, कोई चैप्टर पढ़ा दिया और फिर आपने क्या करा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दिए, तो वहाँ पे उसकी लैंग्वेज है, उसकी डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, अगर बच्चे को चित्र देखकर कहानी या कविता लिखने को कहा जाता है तो बच्चा उसकी मीनिंग समझकर कविता लिखता है, तो यहाँ पर उसकी लर्निंग का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और बच्चे को जो पाठ है वो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है। नेक्स्ट है किसी घटना का वर्णन करना। तो लैंग्वेज यहाँ पे बच्चा छोटा होता है प्राथमिक स्तर पर, तो 1 से 5 क्लास के लिए यह किसी घटना का वर्णन करना इज सच ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये जो है आपका किसी घटना का वर्णन करना, ये 6 से 8 या 9 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, पर प्राथमिक स्तर पर ये चीज़ें कारगर नहीं होती, तो इसलिए वैसे ये गलत हो जाता है। लास्ट है नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपने नई दोस्त के बारे में बताना। तो ये एक्यूरेट है लैंग्वेज के लिए, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये तीनों है। और ये जो आपका करेक्ट आंसर है जिसका कोई भी महत्व, बहुत कम महत्व है, वो है पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। अगर क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो कि दृष्टिहीन है, तो एज अ टीचर आप उसके लिए क्या अपनाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे ताकि उसको दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे। ऑप्शन नंबर बी है आपका पढ़ने के बाद उससे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी है आपका धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। और डी है आपका ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। तो गाइस बहुत सारे बच्चों को आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये ब्रेल लिपि एसोसिएटेड होता है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए या दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। तो गाइज ये चीज़ ये भी सही है कि एक दृष्टिबाधित जो बच्चा है वो ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ता है, पर तब क्या हो जब ब्रेल लिपि वाली बुक या ब्रेल जो बुक है वो क्लास में अवेलेबल ही ना हो, तब एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए। क्या बच्चे को कहना चाहिए कि तुम बैठ जाओ, या ऐसा कहना चाहिए कि आप उसे ईजी कार्य दे देंगे। तो गाइज जब आप उसे ईजी कार्य देंगे और बच्चों की अपेक्षा, तो बच्चा तो पिछड़ जाएगा, क्योंकि आप सब बच्चे को सुपीरियर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चा अक्षम है, आप एज अ टीचर उसकी तरफ कंप्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे। ठीक, यहाँ पे एज ए टीचर आपको क्या करना है कि बच्चा क्योंकि अंधा है, वो समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए कि एज अ टीचर बच्चे को धीरे धीरे पाठ समझाएंगे क्लास में। ठीक, इससे 2 फायदे होंगे गाइस, कि जो स्लो लर्नर्स है उनको भी वहाँ पे हेल्प मिलेगी, और जो आपका जो बच्चा है जो दृष्टिबाधित है वहाँ पे, तो उसको भी धीमी गति से पढ़ने पर चीज़ों को समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसके बाद आप वर्णन को जब विस्तार देंगे तो वो चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है गाइस कि धीरे धीरे पढ़ने को कहेंगे और उसके बाद उसके पढ़ने को विस्तार देंगे, तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिवेलप करेंगे स्लोली, और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी डिवेलप होगा। अच्छा, अगर तब क्या हो जब आप बच्चे को, दृष्टिबाधित बच्चा है और आप ब्रेल लिपि के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब उसकी बुक आएगी, तो इससे क्या होगा, बच्चा एक क्लास में अपने आप को कटा सा महसूस करेगा, उसको लगेगा कि मैं सबसे अलग हूँ, और वो बिल्कुल वहाँ पे डिमोरलाइज हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे इजीली पढ़ रहे होंगे और वो नहीं पढ़ पाएगा। तो एज अ टीचर आपको डिस्क्रिमिनेशन बच्चे के अंदर नहीं फील करवानी है, तो उसके लिए आपको एज अ टीचर यही करना है कि पाठ को सबसे पहले धीरे पढ़ाते हुए उसके वर्णन को विस्तार देना। तो जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो आपका आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। तो बैक्टीरिया और वायरसेस के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेटेड स्टेज में हो सकता है पर मरता कभी नहीं, पर बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसे मारा जा सकता है। और बैक्टीरिया के ऊपर एक आउटर लेयर होती है कैप्सूल की, जो उसे हर एटमॉस्फेयर से बचा के रखता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर से,
यानी कि एक्सट्रीम कोल्डनेस, एक्सट्रीम हॉट, उन सब से बचा के रखता है। तो और साथ में उनके मूवमेंट के लिए यहाँ पर सीलिया टाइप छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, या फिर फ्लैजेला भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो वायरस होते हैं उनकी बॉडी पे छोटे 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 ऐसे कैप्सूल्स टाइप स्ट्रक्चर, पर फ्लैजेला हार्डली उसमें विजिबल होते हैं। तो ये छोटे से डिफरेंस थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है बीमारी जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। तो गाइस मेनिंजाइटिस है, ब्रेन की बीमारी भी बैक्टीरिया से होती है। क्षय रोग यानी कि टीबी, ये भी बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो बैक्टीरिया है। और हैजा है आपका, ये भी होता है। डायरिया जो है आपका, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, ये पानी दूषित होने की वजह से होता है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डायरिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो गाइस खेजड़ी का पेड़ आपको पता होगा रेगिस्तान या रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जो एरिया है वहां पर आपने सुना होगा खेजड़ी का नाम। तो खेजड़ी का जो पेड़ है मुख्य तौर पे से राजस्थानी क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थानी ये जो खेजड़ी का पेड़ है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा कि कांटेनुमा पौधा होता है। तीसरी चीज़ ये कि इसका मेडिसिनल प्लांट की तौर पे यूज़ होता है। तो खेजड़ी का पेड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम्स में आने की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी विधि निम्न कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष और मूर्त अनुभवों के लिए अवसर प्रदान करता है। तो गाइस छोटी कक्षाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरी, छोटी कक्षाओं को हम प्राइमरी ही समझते हैं नॉर्मली। तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जब हम प्रत्यक्ष और मूर्त अनुभव के अवसर प्रदान करना चाहते हैं, तो जो आगमनात्मक विधि है यानी कि इंडक्टिव मेथड, ये बेस्ट होती है, बेस्ट सूटेड होती है। क्यों? क्योंकि जब आप आगमनात्मक विधि के थ्रू बच्चे को पढ़ाते हैं, तो पहले आप उन्हें रूल बता देते हैं कि हाँ इस टाइप के रूल्स है। उसके बाद बच्चे को उदाहरण की तरफ ले चलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के मन के अंदर शंका नहीं आती है, क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पहले समझ चुके होते हैं, ठीक। जबकि निगमनात्मक जो विधि है वो 6 to 8 या हायर क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में कि आगमनात्मक विधि जो है वो कौन सी कक्षा के लिए बेटर होती है, या प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि टीचिंग के लिए बेस्ट होती है। तो वो है आपकी आगमनात्मक विधि। व्याख्यान विधि ये भी बड़े क्लास के लिए होती है, क्योंकि व्याख्यान में जब बच्चे को क्लास में जब लेक्चर दिया जाता है, तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जो बच्चे मैच्योर्ड होते हैं। पर 1 से 5 क्लास के बच्चे अभी मैच्योर्ड कम्प्लीटली नहीं होते हैं, ठीक है। कहानी कहने की विधि ये भी बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। पर जब बात की जा रही है प्रत्यक्ष और मूर्त अनुभवों के अवसर प्रदान करने की, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और मूल जो अनुभव है या अनुभव प्रदान करने के जो अवसर हैं, इसमें बहुत कम दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक फैंटेसी टाइप का वर्ल्ड होता है। कहानी मीन्स क्या, बच्चे ने देखा है कोई चीज़ नहीं देखा। कहानी तो परियों की भी होती है, पर बच्चे ने तो यहाँ नहीं देखा ना। लेकिन मूर्त अनुभवों की बात की जा रही है, इसलिए जो आपका आंसर है वो कम्प्लीटली गलत हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर टीचिंग के लिए कहा जाए कि क्लास में टीचिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मूर्त और अमूर्त शब्द और प्रत्यक्ष ना दिया हो, तो आपका जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वहाँ पे कहानी कहने की विधि होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो बेस्ट आंसर है वो आपका आगमनात्मक विधि, क्योंकि पहले यहाँ पे बच्चे को रूलिंग्स पढ़ा दी जाती है, रूल पढ़ा दिया जाता है, देन आफ्टर बच्चे को उदाहरणों की तरफ हम मूव करवाते हैं। और इस कारण क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो बच्चा समझ जाता है और फिर उदाहरण में खुद बता सकता है। तो ये था गाइज, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई होगी। कोई डाउट ऐसा होता है जो आपको लगता है कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें अप्रिसिएशन देने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अच्छे कमेंट्स, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिसके थ्रू आप हमारे चैनल से जुड़कर और भी इस टाइप की वीडियोज़ ले सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कुछ नई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।